गुड मॉर्निंग बच्चों। बस सुधर गए हो तुम लोग अब। चलो कम से कम बोलते हो, चेहरे पे मुस्कुराहट भी रखते हो, अच्छी बात है। जो लाइव टेलीकास्ट में हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में इंडिकेट कर दें, फिर हम आज के सेशन को शुरू करना चाहेंगे बच्चों। चलिए ना, आज का सेशन शुरू करते हैं। अपने ऑफिशियल लेक्चर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर के डिस्कशन पर हम पहुंच गए। हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कवर कर लिया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कवर कर लिया है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कवर कर लिया है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन हमने कवर कर लिया है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमने कवर कर लिया है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंक्लूडिंग सेंसरी ऑर्गन्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऑफिशियली हमारे पास 5 लेक्चर्स हैं, उसके हम लास्ट लेक्चर पर पहुंच गए और हमें बस एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ऑल्सो रेफर टू एज एंडोक्राइन सिस्टम। एक बार लाइव टेलीकास्ट में जो है मैं फिर से पूछ लेता हूँ बच्चों, क्या आप मेरी आवाज साफ तरह से सुन पा रहे हैं? तो हम आपके लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहेंगे। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? चलिए ना, हमारा आज का जो सेशन है वो छोटा हो सकता है। द ओनली रीजन इज, जो एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर है इसके लिए भी मैं फिर से वही, जो मैंने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपसे स्टेटमेंट कहा था, फिर से वही दोहराता हूँ। ये जो चैप्टर है, इससे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके मेन एग्जाम में आते हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस चैप्टर में जो है, जैसे नर्वस में हमने काफी सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश की थी, पर एंडोक्राइन सिस्टम में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत कम हैं या फिर न के बराबर है। तो जो इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, तो वहीं से सीधे जो है आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर कीटोन बॉडीज जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट होती हैं, ग्लूकोज जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट होता है। तो आपके मेन एग्जाम में यही सवाल आ जाता है कि डायबिटीज मेलाइटिस में इनमें से कौन से सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो आंसर वो ऑप्शन चला जाता है जिसमें लिखा होता है कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया। तो इसमें आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, इस चैप्टर के अंदर इस क्लास के दौरान जो है समझने वाला पोर्शन काफी कम है। मैं मानकर चलूंगा कि बस एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमें ढंग से याद होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि पीनियल ग्लैंड से जो है हम मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन की बात करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो पीनियल ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं पीनिलोसाइट्स, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। मतलब लाइट के डिफरेंशियल अमाउंट पर उनका सिक्रेशन डिपेंड करता है। आपने पढ़ा भी होगा कि मेलेटोनिन का सिक्रेशन जो है वो जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डार्कनेस मेलेटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइट स्टिमुलस मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि पीनियल ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो लाइट की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए जो है पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, वो हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। तो इस चैप्टर से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके मेन एग्जाम में आते हैं वो एज इट इज एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और उनमें से कई बार कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़े से इन्हीं स्टेटमेंट्स को यूज कर कर कंसेप्चुअली डिजाइन कर लिए जाते हैं। जैसे कि आपके मेन एग्जाम का एक सवाल ये था कि अगर किसी को आर्टिफिशियल लाइट का एक्सपोजर ज्यादा मिलता हो, या फिर उसके अंदर उसका जो अवेकनिंग टाइम है समझे वो या तो बढ़ जाए, या फिर मान लो कि उसका जो स्लीप ड्यूरेशन है वो कम हो जाए, तो इनमें से वो कौन सी ग्लैंड है जिसकी एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी? तो हमें समझ में आ रहा है आंसर पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। तो मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, इस चैप्टर में फिलहाल इस क्लास के दौरान समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, और मैं इस चैप्टर के लिए फिर से कहूंगा कि कम से कम इस चैप्टर को आप अपने मॉड्यूल से भी एक बार रिवाइज कर कर जरूर जाएं, क्योंकि एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये बच्चों, हो सकता है कि हमारा आज का सेशन काफी छोटा रहे क्योंकि समझाने वाला पोर्शन कम है। अगर आपको स्टेटमेंट्स याद हैं, आपको पता है कि हाँ ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, तो आपके क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होगी। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा रोल नहीं है बच्चों इसके अंदर। जैसे नर्वस सिस्टम में कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, पर यहाँ पर जो है डिस्कशन वाला जो मैटर है वो थोड़ा कम है।
यहाँ पर एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स अगर आपको पता है तो आपके मेन एग्जाम के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर में जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कहीं ना कहीं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लाइव टेलीकास्ट में है मैं उनसे फिर से पूछना चाहूंगा, आप मेरी आवाज सुनते बच्चों? फिर हम नॉन स्टॉप इस सेशन को शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमारा आज का सेशन छोटा हो सकता है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में इंडिकेट कर दें। फिर हम लास्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए ना शुरू करते हैं। जो पहला पैराग्राफ है ये तो हम नर्वस सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना ताकि वो सब सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर सकें, ये दो सिस्टम मिलकर करते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स की बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो यहाँ पर यही सब कुछ बातें शुरुआत में लिखी हुई हमें पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में समझने वाले पोर्शन काफी कम है, बस एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स आपकी नजरों के सामने से गुजर जाएं, रिवीजन हो जाए, यही आज के सेशन का हमारा टारगेट। फिर से वही लिखा हुआ है, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन। यहां पर एक चीज ये आती है कि आखिर एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ गई। तो आपको पता होना चाहिए, जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक फास्ट स्पीड सिस्टम है, वो फास्ट काम करता है। तो जब नर्वस सिस्टम हमारे पास है और हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप होता है, तो नर्वस सिस्टम ये बॉडी के सभी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल क्यों नहीं कर लेता? पहली बात तो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनकी एक्टिविटीज को कंटिन्यूसली रेगुलेट करना तो जरूरी है ही सही। जब हमारा नर्वस सिस्टम इतना एडवांस है तो नर्वस सिस्टम भी बॉडी के सभी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल क्यों नहीं कर लेता? आखिर हमको अलग से एक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम? तो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि समझे बच्चों, नर्वस सिस्टम को अगर किसी भी सेल को कंट्रोल करना है तो उसको अपने नर्व फाइबर की मदद से, व्हाट इज नर्व फाइबर? अनदर नेम फॉर एक्सॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। प्लीज समझें, नर्वस सिस्टम को अगर किसी भी टारगेट सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, पहली बात तो बॉडी का कोई भी सेल हो उसकी एक्टिविटी को कंटिन्यूसली कंट्रोल करना और रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है द फंक्शंस, द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड, यानी जितने भी सेल्स हैं उनके फंक्शंस को कंटिन्यूसली रेगुलेट करना जरूरी है। पर नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी सेल्स के फंक्शंस को रेगुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि समझो, नर्वस सिस्टम को जब भी काम करना है उसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। पर हमारे पास इतने नर्व फाइबर्स ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल्स के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना सके। यानी हमारे पास इतने नर्व फाइबर्स ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल में इनर्वेट हो सके। तो नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी सेल तक पहुंचता ही नहीं है। अगर वो पहुंच पाता तो शायद हमको एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इनर्वेटेड बाय द नर्व फाइबर्स। यानी हमारे पास उतने नर्व फाइबर्स ही नहीं है बच्चों। नर्व फाइबर्स यानी कि एक्सॉन, एंड एक्सॉन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। मैं बता चुका हूं आपको, अगर नर्वस सिस्टम को किसी भी सेल को कंट्रोल करना है तो उस सेल के साथ अपने नर्व फाइबर की मदद से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, वरना नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। और हमारे पास बॉडी में सेल ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नर्व फाइबर्स, तो हमारे पास इतने नर्व फाइबर्स ही नहीं है कि बॉडी के सभी सेल में इनर्वेट हो सके। तो एक बात तो कंफर्म है, नर्वस सिस्टम बॉडी के सभी सेल के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बना सकता। और जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं बना सकता तो वो सबको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो नर्वस सिस्टम सबको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए हमने एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में हम केमिकल्स की मदद से कोऑर्डिनेशन करेंगे, उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहेंगे, और ये हार्मोन्स ब्लड और लिम्फ की मदद से ऑलमोस्ट बॉडी के सभी सेल तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो यहां से जो है असर्शन रीजन टाइप बन सकता है कि आखिर हमें एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई। तो उसका रीजन ये जा सकता है, बिकॉज नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सभी सेल्स के फंक्शन को कंटिन्यूसली रेगुलेट करना भी जरूरी था। अब चूंकि नर्वस सिस्टम नहीं कर पा रहा है तो हमने एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले पैराग्राफ में ये बात हमें पता होनी चाहिए। हमें ये भी पता बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम में हम मोस्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, उनमें सिक्रेटेड डक्ट नहीं होती है, इसलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलेंगे उन केमिकल्स को कहा जाता है हार्मोन्स। अब इस पैराग्राफ में हार्मोन्स की दो डेफिनेशन दी गई है। एक तो दी गई है बच्चों क्लासिकल डेफिनेशन, यानी कि पुरानी डेफिनेशन। जाहिर सी बात है, अगर मॉडर्न डेफिनेशन आई है तो कंफर्म है क्लासिकल डेफिनेशन कहीं ना कहीं गलत होगी। तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या कहती है कि हार्मोन कहते किसको है? कोई भी ऐसा केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता हो। यानी क्लासिकल डेफिनेशन ये कहती है कि हार्मोन कहते उसको हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा।
और ब्लड में रिलीज होगा और ब्लड की मदद से डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर जाकर अपना एक्शन शो करेगा। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द हॉर्मोन्स। यानी कोई भी ऐसा केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा, यानी अगर वो एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकल रहा है तो शायद उसको हार्मोन नहीं कहेंगे। ये पुरानी डेफिनेशन कह रही है। यानी पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकले। आपको पता है ग्लैंड्स जो है एंडोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन भी होती है, हिट्रोक्राइन भी होती है। पुरानी डेफिनेशन ये कहती है कि हार्मोन कहेंगे उसको जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले, ब्लड की मदद से डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर काम करे। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, ऐसे केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से हार्मोन कहेंगे उसको जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले। और ये बात सही नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए हमारे हार्ट की वॉल से भी एक हार्मोन निकलता है, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। और हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है। जैसे किडनी से भी हार्मोन निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एरिथ्रोपोइटिन। मेरे एग्जाम में कई बार आ चुका है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। और एरिथ्रोपोइटिन हमें पता है कि वो हार्मोन है, पर पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप एरिथ्रोपोइटिन को हार्मोन कह रहे हो तो किडनी को आपको एंडोक्राइन ग्लैंड कहना पड़ेगा, जो बात सही नहीं है। तो पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले, ब्लड में रिलीज हो और डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर जाकर काम करे, उसे हम कहेंगे हार्मोन। और डेफिनेशन सरासर गलत है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, कुछ हार्मोन्स लोकल हार्मोन्स भी तो होते हैं। जैसे आपने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, पर वो ब्लड की मदद से डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर जाकर काम थोड़ी ना करते हैं। जैसे कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिन हार्मोन, और वो हार्मोन वही कहीं काम कर लेता है। तो अगर हम पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो लोकल हार्मोन्स को शायद हम हार्मोन्स नहीं कह पाते। तो पुरानी डेफिनेशन सरासर गलत है। तो नई डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, नई डेफिनेशन के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा कोई शब्द नहीं आने वाला। नई डेफिनेशन में जो है डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट ऑर्गन पर काम करने वाला कंपल्शन नहीं आने वाला। तो नई डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी ऐसा केमिकल जो कि न्यूट्रिएंट का सोर्स ना हो, जो दो सेल के बीच में मैसेंजर के तौर पर काम करता हो और जिसका सिक्रीशन हमेशा ट्रेस अमाउंट में यानी कम मात्रा में होता हो, ऐसे हर एक केमिकल को हम क्या कह सकते हैं, हार्मोन। आपने देखा मॉडर्न डेफिनेशन कहती है हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स व्हिच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। यानी समझो कुल मिला के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होना चाहिए, दो सेल के बीच में मैसेंजर के तौर पर काम करने वाला होना चाहिए और उसका प्रोडक्शन हमेशा कम मात्रा में होना चाहिए। तो ऐसे हर एक केमिकल को अब हम हार्मोन कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस डेफिनेशन के हिसाब से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है। जाहिर सी बात है, समझो आपको समझ में आ रहेगा। एरिथ्रोपोइटिन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, बॉडी में न्यूट्रिशन के सोर्स के तौर पर काम नहीं आता, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। दो सेल के बीच में मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा है, किडनी के सेल से निकलता है और रेड बोन मैरो के सेल्स को मैसेज डिलीवर करता है। तो दो सेल्स के बीच में मैसेंजर के तौर पर काम भी कर रहा है और उसका प्रोडक्शन हमेशा कम मात्रा में होता है। तो पुरानी डेफिनेशन ये कहती है बच्चों, एंडोक्राइन सिस्टम की जान बसी होती है हार्मोन में। तो पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है, हार्मोन कहते हैं उसको है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले, यानी जो डक्टलेस ग्लैंड से निकलेगा, ब्लड में रिलीज होगा और डिस्टेंटली सिचुएटेड टारगेट पर काम करेगा, तो उसी को हार्मोन कहा जा सकता है। कि पुरानी डेफिनेशन जो सरासर गलत है। तो नई डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी ऐसा केमिकल जो नॉन न्यूट्रिएंट होना चाहिए, इंटरसेलुलर मैसेंजर होना चाहिए और जिसका प्रोडक्शन ट्रेस अमाउंट में होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे जी हार्मोन। तो इस डेफिनेशन को पढ़कर ये बात कंफर्म हो गई कि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले तो भी हार्मोन होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद एंडोक्राइन ग्लैंड से ना निकलते हो पर हार्मोन तो होंगे। तभी तो आपकी एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है, यहां लिखती है द न्यू डेफिनेशन कवर्स a number of new molecules in addition to hormones secreted by the organized endocrine gland। यानी पुरानी डेफिनेशन देखते ना बेटा, तो हार्मोन सिर्फ उसको कहते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता, पर नई डेफिनेशन पढ़ करके कंफर्म हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलेगा वो तो हार्मोन है ही सही, और कुछ हार्मोन ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज नहीं होते हो। तो इस पैराग्राफ में ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर इस पैराग्राफ में एक वर्ड आया है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, और ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जो जरूर याद रखें, एनसीईआरटी ने यहां लिख रखे हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब होता है, ये डेफिनेशन आपके मॉडल में है और हम सिर्फ एनसीईआरटी को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो वापस बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलता है वो तो हार्मोन है ही सही, और हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं, ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते, पर फिर भी उनको हार्मोन की कैटेगरी के अंदर प्लेस किया जा सकता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन और नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, इन सबको मिलाकर तैयार होता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम।
अब ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो आपको जरूर याद होनी चाहिए, जैसे कि कोई आवाज आ रही है? ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं तो पता रखें, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स। मेल के अंदर हम टेस्टिस की बात कर लेंगे, फीमेल के अंदर हम ओवरी की बात करेंगे। तो ये तो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनसे जो केमिकल निकलेंगे वो तो हार्मोन है ही सही, पर इनके अलावा भी तो कुछ स्ट्रक्चर हैं, उन्हें हम नॉन ऑर्गेनाइज कह देंगे। जैसे एनसीईआरटी ने आगे लिखा है, इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी एंड हार्ट, और इन सबको मिलाकर तैयार होता है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की जान बसी होती है हार्मोन में, जैसे नर्वस सिस्टम की जान बसी होती है नर्व इंपल्स में, एंडोक्राइन सिस्टम की जान बसी होती है हार्मोन में। तो पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है, बार बार इसलिए बोल रहे हैं, मकसद है बस एनसीईआरटी का रिवीजन। उसके बाद तो अगर आपके पास स्टेटमेंट की नॉलेज है तो आप क्वेश्चन सही कर लेंगे, मेरा रोल नहीं होगा बच्चों ना। तो कुल मिला के एंडोक्राइन सिस्टम में हम हॉर्मोन्स की बात करेंगे। पुरानी डेफिनेशन क्या कहती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले उसे हार्मोन कहते हैं। तो ये सही है, पर ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलते, पर फिर भी उनको हार्मोन कहा जाता है। तो मॉडर्न डेफिनेशन बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसा केमिकल जो नॉन न्यूट्रिएंट हो, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर के तौर पर काम करे और जिसका प्रोडक्शन हमेशा ट्रेस अमाउंट में हो, जैसे हर एक केमिकल को, चाहे वो ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले चाहे वो नॉन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले, तो उसको हार्मोन कहा जा सकता है। फिर यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का, इनमें ग्लैंड्स की लोकेशन बता रखी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब लाइन बाय लाइन जो है सभी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले है हाइपोथैलेमस। पहली लाइन में हाइपोथैलेमस की पोजीशन लिखी गई है, जो आपको नर्वस सिस्टम से समझ में आ जानी चाहिए। जो डाइंसेफ्लॉन होता है उसकी रूफ बनाता है एपिथैलेमस, लेटरल वॉल बनाता है मोस्टली थैलेमस, और उसका जो फ्लोर बनाता है वो है हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल, लोअर और बेसल पोर्शन ऑफ द डाइंसेफ्लॉन। तो हाइपोथैलेमस की पोजीशन पता होनी चाहिए। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डाइंसेफ्लॉन। और हाइपोथैलेमस जो है बहुत सारे काम करता है। जैसे नर्वस सिस्टम में उसके फंक्शन हमने पढ़े थे बेताब, तो समझे हाइपोथैलेमस परफॉर्म्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, नॉट नैरो स्पेक्ट्रम। तो शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, हाइपोथैलेमस जो है इट रेगुलेट्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। मतलब सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम में उसका रोल नहीं है, उसके और भी बहुत सारे रोल हैं। वो थर्मो रेगुलेशन भी करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, बिहेवियर एंड इमोशंस को भी रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस नैरो स्पेक्ट्रम नहीं, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम में उसका क्या रोल है आपको पता होना चाहिए बच्चों। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एनाटॉमिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंटीरियर पार्ट को हम कह देंगे एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर हम कह देंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इनफंडिबुलम से होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरो हाइपोइस पहुंचते हैं। तभी तो मैं एनसीईआरटी लाइन कहना चाहूंगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम की मदद से कंट्रोल कर लेता है, पर या तो नर्वस सिस्टम हर जगह तो नहीं पहुंचता। अगर नर्वस सिस्टम ही हर जगह पहुंच जाता तो हम एंडोक्राइन सिस्टम क्यों बनाते। तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहुंच पाते हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं पहुंच पाते। तो एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, वो दो टाइप के हार्मोन्स बनाते हैं। एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स या स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होते हैं इनिबिटिंग हार्मोन्स। और ये रिलीजिंग हार्मोन्स या इनिबिटिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करने के लिए बनाता है, एडिनो हाइपोफाइसिस। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो जाहिर सी बात है हाइपोथैलेमस पूरी पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पर कंट्रोल करने का पहला तरीका क्या होना चाहिए, नर्वस सिस्टम। पहली चॉइस तो वही होनी चाहिए। तो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन है वो इनफंडिबुलम से होते हुए सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहुंचते हैं, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस। तभी तो एनसीईआरटी लिखती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। लेकिन हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन है शायद वो एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं पहुंचते। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनिबिटिंग हार्मोन्स। ये जो दो टाइप के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस बना रहा है, ये किसको कंट्रोल करने के लिए बना रहा है, सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम।
ये ध्यान रखेंगे। अब आपको पता है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 7 हार्मोन बनाकर रिलीज करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी 7 हार्मोन्स बनाकर रिलीज करती है, जो बाद में लिखा हुआ है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एसीटीएच है, टीएसएच है, एफएसएच है, एलएच है, एमएसएच है। पर एंटीरियर पिट्यूटरी ये हार्मोन बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस बात का फैसला कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। अगर मान लो आपको एंटीरियर पिट्यूटरी से, जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल जो लिखा है वो बता रहा हूं, जैसे अगर आप चाहते हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकले, तो हाइपोथैलेमस से क्या आना चाहिए? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। और अगर आप चाहते हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन ना निकले, तो हाइपोथैलेमस से क्या आना चाहिए? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि सोमेटोस्टेटिन। जैसे फॉर एग्जांपल एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकलते हैं, इन्हें मिलाकर हम कहते हैं बेटा गोनेडोट्रोपिन्स, जीएन। अब अगर आप चाहते हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स निकले, तो हाइपोथैलेमस से क्या आना चाहिए? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। यानी कुल मिला के पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस 2 टाइप के हार्मोन्स बनाता है। कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। इनका मकसद होता है सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफाइसिस को रेगुलेट करना। अगर हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाएगी, अगर हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी इनहिबिट हो जाएगी। और ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के हैं, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। कहने का लिखा हुआ है दीज हार्मोन्स रिच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां जो पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है, एंटीरियर या पोस्टीरियर? एंटीरियर। ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं, बस ये एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए हैं। तो ये जो है पोर्टल सर्कुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए, हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का फेवरेट है ये। हाइपोथैलेमस जो है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स बनाकर पोर्टल सिस्टम की मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी पहुंचाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए। पर हाइपोथैलेमस में 2 हार्मोन और बनते हैं बच्चों, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इज अनदर नेम फॉर एडीएच। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनते कहां पर हैं? हाइपोथैलेमस। पर ये न्यूरॉन की मदद से, नॉट पोर्टल सर्कुलेशन, क्योंकि याद करो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी आ ही रहे ना। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये न्यूरॉन की मदद से या फिर कह दो एक्सॉन की मदद से न्यूरो हाइपोफाइसिस पहुंचते हैं, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी पल दो पल के लिए स्टोर होते हैं। एनसीआर लिखा है स्टोर होते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए नॉर्मली हम हार्मोन्स को स्टोर नहीं करते एक्सेप्ट थायरोक्सिन, पर एनसीआर ने इन दोनों के लिए भी स्टोर वर्ड लिख दिया है कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन बनते हैं हाइपोथैलेमस में, एक्सॉन की मदद से न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहुंचते हैं, पल दो पल के लिए स्टोर होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाते हैं। तो नीट का सवाल था विच 2 हार्मोन्स आर स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस? आंसर जाता है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, जरूर याद रखेंगे। लिखा हुआ है न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेज 2 हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। माना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको रिलीज कर रहा है, पर बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। मतलब दीज आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस और एक्सॉन की मदद से यहां ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। लिखा हुआ है एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली। बेटा ग्लैंड कहते उसको हैं जो कुछ बनाकर रिलीज करे, किसी और से मांगकर रिलीज करने वाले को ग्लैंड नहीं कहते। जैसे मेमोरी ग्लैंड अपना मिल्क खुद बनाती है, स्वेट ग्लैंड अपना स्वेट खुद बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड अपना सलाइवा खुद बनाती है, गॉबलेट सेल अपना म्यूकस खुद बनाता है। तो एक्चुअली में ग्लैंड उसको कहेंगे जो अपना सिक्रेटरी प्रोडक्ट बनाए और फिर रिलीज करे। आपने देखा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये नीट का सवाल था, नीट 2016 के आसपास। आपने देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज तो कर रही है, पर क्या उनका सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम एक ट्रू ग्लैंड नहीं कह सकते। आपके मेन एग्जाम का सवाल था पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड, व्हाई? आंसर था उसका बिकॉज इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज द हार्मोन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन था, तो इसी स्टेटमेंट से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को स्टोर करती है और रिलीज करती है, पर एक्चुअल में ग्लैंड वो होती है जो बनाती है और फिर रिलीज करती है।
तो याद रखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। ये 2016 के आसपास का सवाल था। आंसर ये गया था बिकॉज इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज द हार्मोन। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखेंगे। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनते हैं हाइपोथैलेमस में है, एक्सॉन की मदद से पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस पहुंचते हैं, थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं और यहां से बस रिलीज हो जाया करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को बनाने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और इसीलिए शायद पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहा जाता है। नीट का क्वेश्चन। अब यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिखा हुआ है एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैं आपको बता चुका हूं न्यूरो हाइपोफाइसिस तो डायरेक्ट न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में होगा, लेकिन जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसको कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस, इनिबिटिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन किससे पहुंचाकर? पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये फिगर है, ध्यान रखें ना। हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहुंचते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी सेल दो टाइप के हार्मोन बनाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटिंग हार्मोन्स, एंड दीस हार्मोन्स रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गलती ना हो जाए, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये हाइपोथैलेमस के वो दो हार्मोन्स हैं जो पोर्टल सर्कुलेशन से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी आते हैं तो वो एक्सॉन से आते हैं, और हाइपोथैलेमस के जो बाकी हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी आते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है पता होना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन जीएच, ये आपको जो है ये स्मॉल फॉर्म भी याद होने चाहिए। अगर एग्जाम में पीआरएल लिखा जाए कैपिटल्स में, इसका मतलब वो प्रोलैक्टिन की बात कर रहा है, तो हमें शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया है। टीएसएच का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच का मतलब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसे एमएसएच के बारे में एक चीज पता होनी चाहिए, एम्ब्रायनिक स्टेज में पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड मिडल पिट्यूटरी। पार्स डिस्टलिस, पार्स नर्वोसा एंड पार्स इंटरमीडिया। एक्चुअली में बच्चों एमएसएच को बनाते हैं पार्स इंटरमीडिया के सेल, इसीलिए एमएसएच को इंटरमीडियन भी कहते हैं। एमएसएच जो हार्मोन है ये, इसको इंटरमीडियन कहते हैं क्योंकि पार्ट्स इंटरमीडिया के सेल बनाते हैं। और ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एडल्ट में क्या होता है, मिडल पिट्यूटरी इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब पार्ट्स इंटरमीडिया इज मर्ज्ड इनटू द पार्ट्स डिस्टलिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज हमारे अंदर एडल्ट में एमएसएच पिट्यूटरी के किस पार्ट से निकलता है, तो आंसर जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। इसलिए हमने इसको एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स में इंक्लूड कर लिया है। अगर पूछा जाए एम्ब्रायनिक स्टेज में एमएसएच कहां से निकलता है, तो फिर आंसर जाएगा पार्ट्स इंटरमीडिया यानी मिडल पिट्यूटरी। पर एनसीईआरटी को लेकर ये पॉइंट जरूर याद रखें। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with the pars distans. इस पेज पर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनते हैं हाइपोथैलेमस में है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पहुंचते हैं वाया एक्सॉन्स, पल दो पल के लिए स्टोर होते हैं और रिलीज हो जाते हैं। तो ये जरूर याद रखें। उसके बाद में अब इन हार्मोन्स के फंक्शंस लिखे हुए हैं और इनके हाइपो और हाइपर सिक्रेशन से होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं बच्चों ना। जैसे ग्रोथ हार्मोन जो है मेनली हमारी बोन्स का इलोंगेशन करवाता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है, अगर वो एडल्टहुड में ज्यादा हो जाए तो एक्रोमेगाली देखने को मिलता है। और हाँ, एक्रोमेगाली के लिए जरूर याद रखें कि अगर इसको चेक नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और प्री मैच्योर डेथ हो सकती है, टाइम से पहले डेथ हो सकती है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक्रोमेगाली विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मैच्योर डेथ इफ अनचेक्ड। बाकी हार्मोन्स के फंक्शंस आपको पढ़ने बच्चों ना। टीएसएच जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन सीक्रेट करने के लिए। एसीटीएच जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट करता है अपने हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। एफएसएच एलएच का एक्शन जो है वो गॉनेट्स पर देखा जाता है ना। एफएसएच एलएच के फंक्शन आपको पता होंगे बच्चों ना। एफएसएच जो है ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करवा रहा है, डेवलपमेंट करवा रहा है। एलएच जो आता है वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाता है, ओवुलेशन करवाता है ना। एडीएच के बारे में मैंने आपको कहा था, एडीएच जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, एनसीईआरटी ने कहा है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बता चुका था। एल्डोस्टेरोन सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, पीछे पीछे वाटर अपने आप जाएगा। एडीएच वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, उसमें डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट्स तो जाएंगे सही ना। तो एल्डोस्टेरोन सोडियम के लिए याद रखेंगे, एडीएच वाटर के लिए याद रखेंगे। और यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी,
एंड स्टिमुलेट्स द रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे एक को चुनना पड़े तो वाटर। और एडीएच की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जरूर याद रखें। एनसीईआरटी के सभी फिगर्स देखते चले जाएं। थायराइड ग्लैंड किधर है, पैराथायराइड किधर है, ये फिगर्स हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की पोजीशन ध्यान रखें। इट इज सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। इससे हम एक ही हार्मोन की बात करेंगे, मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, फंक्शन जरूर याद रखें। कैसे करता है वो नहीं समझा रहा हूं बच्चों ना, हम सिर्फ एनसीईआरटी का रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमारी 24 आवर की जो रिदम होती है, डाइअर्नल रिदम, सर्केडियन रिदम, उसको रेगुलेट करता है। हमारी स्लीप वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। डिटेल में नहीं समझा रहा हूं बच्चों ना। कहीं ना कहीं जो है पिगमेंटेशन को भी अफेक्ट करता है। आइडिया होना चाहिए आपको। एमएसएच आएगा तो मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा बनता है, कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। और मेलेटोनिन जो होता है उसकी वजह से कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। मैकेनिज्म डिटेल में नहीं समझा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन को अफेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करेगा। ये मेलेटोनिन जो है वो हाइपोथैलेमस पर सप्रेशन शो करता है। और हाइपोथैलेमस से कहीं ना कहीं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो कहीं ना कहीं पिट्यूटरी से टीएसएच, तो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन बीएमआर को रेगुलेट करता है। तो कहीं ना कहीं मेलेटोनिन जो है वो हमारी मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही सही ना, क्योंकि आपने देखा हाइपोथैलेमस में जीएनआरएच, और हाइपोथैलेमस को कहीं ना कहीं मेलेटोनिन सप्रेस करता है। तो कहीं ना कहीं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। डिफेंस कैपेबिलिटी, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। आपने वर्ड सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स। आपने सुना ऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। जब भी बॉडी में जिंदा रहना है तो मेटाबॉलिज्म तो करना होगा। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है कुछ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है उन पर अटैक करते हैं। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हमारे जो हैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को डैमेज करेंगे तो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को वीक बनाते हैं। और मेलेटोनिन एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। यानी मेलेटोनिन उन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को डैमेज करेगा जो टी और बी लिम्फोसाइट को डैमेज करते हैं। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली ये टी और बी लिम्फोसाइट को डैमेज होने से बचाएगा। तो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। तो ये डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना। फिर आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी बाइलोब्ड होती है, पोजीशन लिखी हुई है। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स एक नॉन ग्लैंडुलर फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जुड़े होते हैं, इसको इस्थमस कहा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, समझने वाला पोर्शन थोड़ा कम है, पर स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। आपको पता होना चाहिए थायरोक्सिन हम T4 को कह रहे हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन। एक होता है ट्राई आइडोथायरोनिन। बॉडी में लिखा हुआ है कौन बनता ज्यादा है, कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है, वो बातें यहाँ पर नहीं है बच्चों। और इंपॉर्टेंट है थायरोक्सिन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो जरूर याद रखेंगे। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, हाइपोथायरिडिज्म। और उसमें हमें देखने को मिलता है सिंपल गोइटर। गोइटर वर्ड कभी भी आ जाए इसका मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। गोइटर शब्द का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब हाइपोथायरिडिज्म में तो थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ती ही है, और हाइपरथायरिडिज्म में बढ़ जाती है, जैसे एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। गोइटर शब्द का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो है बेटा वो है हाइपरथायरोडिज्म, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, ग्रेव्स डिजीज। नीट वालों को पसंद है ये आपके एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, इसको जरूर याद रखिए। सिंपल गोइटर जो है वो हाइपोथायरिडिज्म है, और ग्रेव्स डिजीज एक्सोप्थेलेमिक गोइटर ये हाइपरथायरिडिज्म है। और सिम्टम्स समझ में आ ही जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूँ हाइपरथायरिडिज्म यानी थायरोक्सिन ज्यादा, और थायरोक्सिन ज्यादा तो जाहिर सी बात है पीएमआर ज्यादा होगी, है ना, पीएमआर ज्यादा होगी, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और हाँ, ये एक्सोप्थेलेमिक गोइटर है, तो यहाँ पर आईबॉल्स का प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा हूँ मुझको ना, पर आपको पता होगा एक्सोप्थेलिक गोइटर में दो आते हैं, एक आता है प्लमर्स डिजीज, एक आता है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज जो है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें टीएसएच लाइक एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ऐसी एंटीबॉडी जो टीएसएच की तरह काम करती है। और टीएसएच जो है वो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है। तो अगर टीएसएच जैसी एंटीबॉडी बन जाएंगी तो वो थायराइड ग्लैंड की अननेसेसरी ग्रोथ करवाएंगी, तो थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा, गोइटर। और इसमें थायरोक्सिन ज्यादा है तो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल देखने को मिलता है, इसलिए इसको एक्सोप्थेलेमिक गोइटर भी कहते हैं। ये वर्ड जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
फिर आपको होता है थायराइड ग्लैंड से, हम थायरोक्सिन की बात तो कर ही चुके हैं, एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, ऑल्सो रेफर टू एज कैल्सिटोनिन, और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, कहीं ना कहीं एंटागोनिस्टिक टू पैराथायराइड हार्मोन। उसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड। नंबर जरूर याद रखें, हमारे पास 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। जो लाइव टेलीकास्ट में, क्या वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? एंडोक्राइन में स्टेटमेंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट न के बराबर है। आपको पता होना चाहिए कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हम यहाँ पर 2 हॉर्मोन्स का, पैराथायराइड ग्लैंड से जो निकलता है वो पैराथायराइड हार्मोन है पीटीएच, या पैराथ हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड से जो निकल रहा है वो है थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी और कैल्सिटोनिन। आपको पता होगा दोनों एंटागोनिस्टिक हैं। पैराथायराइड का मकसद होता है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, और ब्लड में कैल्शियम बढ़ाने के उसके 3 तरीके हैं। एक तो बोन से कैल्शियम लेकर आता है, इंटेस्टाइन से लेकर आता है, और किडनी से लेकर आता है। तो पीटीएच का मकसद होता है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, वो बोन से कैल्शियम निकलवाता है, यानी बोन का रिजॉर्प्शन करवाता है, डीमिनरलाइजेशन करवाता है, डिसोल्यूशन करवाता है, एनसीईआरटी के शब्द हैं। होगा कहीं नहीं, देखो लिखा हुआ है पीटीएच का मकसद है ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना, तो उसके लिए जो है बोन का रिजॉर्प्शन करवाता है, डिसोल्यूशन करवाता है, डीमिनरलाइजेशन, यानी बोन में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं करवाता, बोन में से कैल्शियम निकलवाता है। कैसे निकलवाता है डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इसका फ्रेंड होता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो पीटीएच जो है वो बोन डिस्ट्रॉइंग जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ा देता है, तो जाहिर सी बात है वहां से बोन टूटेगी, बोन का डिसोल्यूशन होगा, रिजॉर्प्शन होगा, डीमिनरेशन, तो कैल्शियम निकलकर कहाँ आ जाएगा? ब्लड। तो पीटीएच का मकसद होता है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, एंड ऑन द अदर हैंड टीसीटी का मकसद होता है ब्लड में कैल्शियम घटाना, उसका फ्रेंड होता है ऑस्टियोब्लास्ट, वो ब्लड के कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करवाता है, दोनों एंटागोनिस्टिकली काम करेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये लिखकर आता है कि पीटीएच और टीसीटी का जो सिक्रेशन है इसको बॉडी रेगुलेट कैसे करती है, तो वो डिपेंड करता है ब्लड के सर्कुलेटिंग कैल्शियम लेवल पर। द सिक्रेशन ऑफ पीटीएच एंड थायरोकैल्सिटोनिन डिपेंड ऑन द सर्कुलेटिंग कैल्शियम लेवल। लिखा हुआ है क्या? नहीं नहीं लिखा होगा, देखो लिखा हुआ है द सिक्रेशन ऑफ पीटीएच is regulated by the circulating levels of calcium, and this statement is also true for thyrocalcitonin as well। जाहिर सी बात बच्चों, जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो पीटीएच का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं ताकि वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ा दे, और जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो हम टीसीटी का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं ताकि वो ब्लड में कैल्शियम कम कर दे। तो पीटीएच और टीसीटी एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, और इनका सिक्रेशन ब्लड के कैल्शियम लेवल पर डिपेंड करता है। ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो पीटीएच का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा तो टीसीटी का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जरूरी है। उसके बाद है थाइमस। पुरानी एनसीईआरटी में लोकेशन गलत थी, नई एनसीईआरटी में सही है, आपके पास जो एनसीईआरटी उसमें भी सही है। थाइमस जो है वो स्टर्नम के पीछे होती है और हार्ट और एओर्टा के आगे होती है, यानी वेंट्रल साइड पर। पुरानी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं डॉर्सल लिखा हुआ था, और अब सही हो गया है वेंट्रल। तो स्टर्नम के तो पीछे है और हार्ट और एओर्टा के आगे है। ये भी बाइलोब ग्लैंड है, और इम्यून सिस्टम में आप पढ़ ही चुके हैं, इसका मेजर रोल होता है। जो टी लिम्फोसाइट और पी लिम्फोसाइट है बनते बोन मेरो में है, बी लिम्फोसाइट बनते बोन मेरो में है, मेच्योर भी बोन मेरो में होते हैं। मेच्योरेशन का मतलब होता है एंटीजन सेंसिटिव सेल्स के में कन्वर्ट होना, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और हाँ, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं बनते बोन मेरो में है, पर उनका मेच्योरेशन कहाँ पर होता है? थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड में मेच्योरेशन करवाता कौन है? थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमस ग्लैंड से हम एक हार्मोन की बात करेंगे, थाइमोसिन, और इसका मेजर रोल है द मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसीलिए थाइमस ग्लैंड को कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। और आपको होता है टी लिम्फोसाइट कहीं ना कहीं हमारी सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेड इम्यूनिटी। और आपको होता है टी लिम्फोसाइट में एक होता है टी हेल्पर, और टी हेल्पर कहीं ना कहीं बी लिम्फोसाइट को रेगुलेट करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो अगर टी लिम्फोसाइट हैं तो सेल मेटेड इम्यूनिटी तो डायरेक्टली है ही सही, और अगर टी हेल्पर होंगे तो इनडायरेक्टली हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी होगी। इसलिए थाइमस का इम्यूनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बढ़ती उम्र के साथ साथ थाइमस ग्लैंड की साइज डिक्रीज होने लग जाती है, तो थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ओल्ड एज में इम्यून रिस्पॉन्सेज वीक हो जाते हैं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों हम यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, वरना बहुत कुछ है समझने के लिए, बस सिर्फ एनसीईआरटी। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रिनल, रीनल मतलब किडनी, ए ग्लैंड विच इज एडेड टू किडनी। तो 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड है।
किडनी के सुपीरियर हेड पर वहां मिलती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर पोर्शन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेंट्रल पोर्शन इज एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो ज्यादा होता है 80 to 90%, मेडुला वाला पार्ट छोटा होता है 10 to 20%। ये मॉड्यूल की बात है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मेडुला वाला पार्ट जो है ये एक्टोडर्मल होता है और कॉर्टेक्स वाला पार्ट मीजोडर्मल होता है, तो ओरिजिन हो गया एक्टो मीजोडर्मल। कॉर्टेक्स वाले पार्ट को भी तीन जोन में डिवाइड करते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। बाहर से अंदर की तरफ जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो सबसे बाहर वाला ग्लोमेरुलोसा, बीच वाला फेसिकुलेटा, सबसे अंदर वाला रेटिकुलरिस। एडिनल कॉर्टेक्स में तीन जोन होते हैं और इन सबसे हार्मोन निकलते हैं, पता होगा। ग्लोमेरुलोसा से निकलेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बेस्ट एग्जांपल इज एल्डोस्टेरोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। यहां से निकलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बेस्ट एग्जांपल इज कॉर्टिसोल, लाइफ सेविंग हार्मोन। और यहां से निकलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स। एक बीमारी का नाम लिखा हुआ है एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज जो है वो हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की वजह से होता है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ द एडिनल कॉर्टेक्स। तो एडिसन डिजीज में दोनों का हाइपोसिक्रेशन होता है, एल्डोस्टेरोन का भी और कॉर्टिसोल का भी। एल्डोस्टेरोन की भी कमी हो जाए, कॉर्टिसोल की भी कमी हो जाए, तो बीमारी का नाम है एडिसन डिजीज। अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाए, बीमारी है कॉन्स डिजीज, नॉट इन सिलेबस, CONN''S। अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा तो कॉन्स डिजीज, अगर कॉर्टिसोल ज्यादा तो कुशिंग डिजीज, और अगर दोनों कम तो एडिसन डिजीज। तो एडिसन डिजीज में दोनों का हाइपोसिक्रेशन है, ये ध्यान रखें, हमें एडिसन वर्ड याद रखना चाहिए। जो एडिनल मेडुला वाला पार्ट है, वहां से तो दो इमरजेंसी हार्मोन्स निकलते ही हैं, एडिनलिन जिसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉर एडिनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन। एनसीआर लिखा है स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड और ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस मिले या कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, एडिनल मेडुला से दो इमरजेंसी हार्मोन निकल जाते हैं। दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन, ध्यान रखें, एडिनलिन और नॉर एडिनलिन दोनों इमरजेंसी हार्मोन है, तो किसी एक को चुनना पड़ जाए तो एडिनलिन, जो आपको बताना चाहिए उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, 80% के आसपास एड्रेनलिन निकलता है, नॉर एड्रेनलिन जो है वो 20% के आसपास। पर हाँ, दोनों ही इमरजेंसी हार्मोन है। दोनों को कैटेकोलामाइंस कहते हैं, क्योंकि इनके केमिकल स्ट्रक्चर में कैटेकॉल अमाइन की रिंग मिलती है। कैटेकॉल, उस पर अमाइन ग्रुप जोड़ दिया तो कैटेकॉल अमाइन, तो इनके केमिकल स्ट्रक्चर में कैटेकोलामाइन मिलता है, इसलिए इनको कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं। लिखा हुआ है स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, जरूर याद। और इमरजेंसी में निकलेंगे तो इमरजेंसी वाले काम करवाएंगे इसी, अलर्टनेस बढ़ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है। रोंगटे खड़े होना यानी कि पाइलो इरेक्शन, पसीना छूटना यानी कि स्वेटिंग। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है। कैटेकोलामाइंस जो है ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी करवाएंगे, जाहिर बात है इमरजेंसी कंडीशन है तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना है, तो ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च हमने इमरजेंसी के लिए स्टोर किया था, तो अब समय आ गया, तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़े, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा बॉडी के सेल तक तुरंत पहुंचेगा, तो इमरजेंसी कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प हो जाए। इनका मकसद है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना, तो ये हर वो चीज करते हैं जिससे ग्लूकोज बनता हो, तो ये लिपिड्स का ब्रेकडाउन करवाते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करवाते हैं, और फिर आगे चलकर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाते हैं, ताकि नया ग्लूकोज बने। मैंने एक शब्द आपके सामने यूज किया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये वर्ड पता है ना आपको। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए दो हार्मोन जरूर याद रखें नीट लेवल पर, एक तो कॉर्टिसोल और एक ग्लूकागॉन, हमें दो याद रखने हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए दो याद रखेंगे, कॉर्टिसोल एंड ग्लूकागॉन। बाकी हाँ, जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ोगे थायरोक्सिन का इफेक्ट भी ग्लूकोनियोजेनेसिस पे होता है, पर नीट के हिसाब से ग्लूकोनियोजेनेसिस में दो याद रखने हैं, कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, और ग्लूकागॉन एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन है ना, वो भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। फिर एल्डोस्टेरोन की हम बात कर ही चुके हैं, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जरूर याद रखिए।
फिर कह रहा हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए दो जरूर याद रखेंगे, कॉर्टिसोल एंड ग्लूकागोन। फिर एनसीईआरटी की लाइन जरूर याद रखें, कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, लाइपोलाइसिस करवाता है, प्रोटियोलाइसिस करवाता है, बट इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। कॉर्टिसोल का जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन भी इफेक्ट है। डिटेल नहीं समझा रहा बच्चों ना। कॉर्टिसोल आपको पता है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो कॉर्टिसोल ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जीएफआर बढ़ेगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और वही तो किडनी का फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं वो किडनी फंक्शन को और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। कॉर्टिसोल के लिए जरूर याद रखेंगे, आरबीसी प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है, एक थायरोक्सिन भी करता है, कॉर्टिसोल भी याद रखेंगे। एक बाद में आएगा टेस्टोस्टेरोन समरी के अंदर, एंड्रोजन्स, तो देखते जाएंगे ना कि कौन क्या करवा रहा है। और जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, और यहाँ से जो निकलते हैं वो वीक नेचर के होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेक्स हार्मोन्स जो है वो गॉनेट से निकलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सबसे इनरमोस्ट पार्ट है जोना रेटिकुलरिस, वहां से जो सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं वीक नेचर के निकलते हैं। जैसे वहां से वीक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी निकलते हैं, वीक गाइनोजेनिक स्टेरॉइड भी निकलते हैं। और जो वीक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड हैं वो क्या करते हैं, तो एनसीईआरटी ने सिर्फ उनके बारे में लिखा है, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर की ग्रोथ करवाते हैं। पेनक्रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आने के चांसेस बेहद ज्यादा होते हैं। बच्चों हम फास्ट पढ़ रहे हैं क्या? मैं फिक्र हूं मैं समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं बस। एक बार देख लें पेनक्रियाज के बारे में जो लिखा हुआ है। आपको पता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। एंडोक्राइन को हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस, जिससे हम हार्मोन्स की बात करेंगे। एक्सोक्राइन को कहते हैं एसिनाई ऑफ पेनक्रियाज, जिससे हम एंजाइम्स की बात करेंगे। हर आइसलेट ऑफ लैंगर में 4 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, आपने पढ़ा होगा, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा और डेल्टा सेल, और एफ और पीपी सेल। दो जरूर याद रखते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन हार्मोन का एक मॉलिक्यूल बनता है 51 अमीनो एसिड्स का, उसमें 2 चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन, 21 अमीनो एसिड एंड 30 अमीनो एसिड इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। नीट को बहुत पसंद है इंसुलिन। इंसुलिन का मकसद क्या है? ब्लड में ग्लूकोज कम करना। ब्लड में ग्लूकोज कम करता है वो, मेनली हमारे हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स पर काम करता है। ब्लड में ग्लूकोज कम करना है, तो सेल के द्वारा ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। इट एनहांसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अगर सेल ज्यादा ग्लूकोज को यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। इंसुलिन का मकसद है ब्लड में ग्लूकोज कम करना, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस अगर हुआ तो नया ग्लूकोज बनेगा, और नया ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा ना। तो इंसुलिन ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन नहीं, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस। मकसद क्या है? ब्लड में ग्लूकोज कम करना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो बॉडी के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन शायद नहीं कर पाएंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ना कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया, और इंसुलिन की कमी से होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस शब्द सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी के लिए यूज करते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया तो एक जनरल टर्म है बच्चों, हाइपरग्लाइसीमिया तो एक जनरल टर्म है। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना वो हाइपरग्लाइसीमिया है, वो तो ग्रोथ हार्मोन भी करवाता है, वो तो थायरोक्सिन भी करवाता है, वो तो एडिनलिन नॉर एडिनलिन भी करवाते हैं, वो तो कॉर्टिसोल भी करवाता है, वो तो ग्लूकागॉन भी करवाते हैं। ये सारे के सारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते हैं, डायबिटोजेनिक होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिक होते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया को डायबिटीज मेलाइटिस नहीं कहेंगे। इंसुलिन की कमी से अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो तो उसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। और अगर ऐसा आ जाए कि डायबिटीज मेलाइटिस इज कॉज्ड बाय, पहला स्टेटमेंट द हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, गलत। माना कि ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होगा तो ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ेगा, और उसको डायबिटीज मेलाइटिस नहीं कहेंगे। तो डायबिटीज मेलाइटिस एक साइंटिफिक शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ना कहलाता है। और आपको पता है डायबिटीज मेलाइटिस में वेरी इंपॉर्टेंट, फैट का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, कीटोन बॉडीज बनती हैं, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो नेफ्रॉन में फिल्टर भी होगा और यूरिन से आने भी लगेगा। वैसे नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता,
क्योंकि याद कीजिए 100% ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से हो जाता है, और ये तो एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर इंसुलिन की कमी है तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो छनेगा भी ज्यादा, तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा। तो डायबिटीज मेलाइटिस में ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है, कीटोन्यूरिया देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखिए। पूछा जाता है डायबिटीज मेलाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो आंसर जाता है ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया। और जो डायबिटीज पेशेंट्स हैं उनमें दिक्कत क्या है, इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन दे दो बस। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम इंसुलिन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। पर ये जो बात चल रही है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की बात चल रही है, टाइप 2 नहीं, डिटेल में नहीं जा रहे ना। एनसीआरटी ने टाइप 2 के बारे में एक शब्द लिखा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज मेलाइटिस दो टाइप का होता है, या तो इंसुलिन की कमी हो जाए तो वो है टाइप 1, उसमें हम दे सकते हैं इंसुलिन थेरेपी। और टाइप 2 में क्या होता है, रिसेप्टर्स का कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो इंसुलिन होकर भी काम नहीं कर पाता है। तो इंसुलिन के जो टारगेट सेल है वो इंसुलिन के लिए क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन इज जस्ट एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, ये ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है। और इसके लिए जरूर याद रखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजन में दो याद रखेंगे, कॉर्टिसोल एंड ग्लूकागोन। जैसे पीटीएच और टीसीटी का सिक्रेशन ब्लड के कैल्शियम लेवल से रेगुलेट होता है, उसी तरह से इंसुलिन और ग्लूकागोन का सिक्रेशन ब्लड के ग्लूकोज लेवल से रेगुलेट होता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम होगा तो हम ग्लूकागोन का सिक्रेशन बढ़ाएंगे ताकि वो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा दे, और ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होने लगेगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाएंगे ताकि वो ब्लड में ग्लूकोज कम कर दे। तो पीटीएच और टीसीटी का सिक्रेशन ब्लड के कैल्शियम लेवल पर डिपेंड करता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन का सिक्रेशन ब्लड के ग्लूकोज लेवल पर डिपेंड करता है। टेस्टिस के बारे में कुछ बातें हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स आपको पता होंगे। टेस्टिस जो है वो एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही सही, और साथ ही साथ वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। आइडिया होना चाहिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, स्पेस इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल, लेडिक सेल भी स्टफ है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड्रोजन है। एंड्रोजन्स के क्या फंक्शन यहाँ लिखे हुए हैं, इसमें एक स्टेटमेंट जो एम्स का फेवरेट था, लास्ट स्टेटमेंट, these hormones produce anabolic effects on protein and carbohydrate metabolism. This statement is valid for androgens, testosterone। और एंड्रोजन मेल सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल, लिबिडो, उसको भी कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो इज रेगुलेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन। सिमिलरली फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो इज रेगुलेटेड बाय एस्ट्रोजन। रिवर्ट जरूर याद रखिए। बाकी टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टर जनरेट करेगा, तो एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, लो पिच ऑफ वॉइस यानी आवाज का भारी होना, फीमेल्स के अंदर हाई पिच ऑफ वॉइस यानी आवाज का पतला होना। शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। ओवरी के बारे में लिखा हुआ है, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या चीज होती है, थीका इंटरना क्या होता है, थीका एक्सटर्ना क्या होता है, थीका इंटरना से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों में। जो काम मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, फीमेल्स में वो काम एस्ट्रोजन कर रहा है। जो उसके सेक्स ऑर्गन्स उनकी ग्रोथ करवा रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाना, ग्रोथ करवाना। मेल में सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो एस्ट्रोजन, लिखा हुआ है। एस्ट्रोजन आल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो आवाज होती है वो लो पिच हो जाती है, और एस्ट्रोजन की वजह से जो आवाज होती है वो हाई पिच हो जाती है, हाई पिच ऑफ वॉइस। इनको पढ़ते समय गलती नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सिस्टम से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन इस पैराग्राफ से निकल जाता है। जैसे कई बार तो ये आ जाता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। फिर इन हार्मोन्स के बारे में बातें आ जाती हैं, सिक्रेटिन क्या करता है, जीआईपी क्या करता है, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है। तो जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं वो फॉलो करके हमें एग्जाम में आंसर टिक करना है। Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates the secretion of water and bicarbonates. Important statement है, मेन एग्जाम में आना चाहिए। जो लाइव टेलीकास्ट में, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आज के लेक्चर का टारगेट कुछ समझाना नहीं है, बस टारगेट है एनसीईआरटी आपकी नजरों के सामने से निकल जाए बच्चों।
एएनएफ जो है याद कीजिए वैसोडाइलेशन करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। रास का एंटागोनिस्टिक होता है, वो सब बातें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है एएनएफ जो होता है वो ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द juxtaglomerular cells of kidney produce a peptide hormone called erythropoietin। और हॉर्मोन्स के नीचे भी याद रखेंगे कि कौन सा पेप्टाइड है, कौन सा स्टीरॉयड है। उसी बेसिस पर अगला हेडिंग आता है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी आपके जो है असर्शन रीजन जो है वो इससे बना था। हार्मोन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेल पर काम करते हैं जिन सेल के पास उनके लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर दो टाइप के हो सकते हैं, जो सरफेस पर होते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर, या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो सेल के अंदर होते हैं या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इंट्रा सेलुलर या इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर। इंपॉर्टेंट बात यह है हॉर्मोन्स दो टाइप के हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हॉर्मोन्स निकलते हैं वो प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, वाटर सॉल्युबल। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी निकलते हैं वो वाटर सॉल्युबल, ध्यान रखिए, प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। एक और चीज याद रखें, थायरोक्सिन वैसे प्रोटीनिशियस होता है और वो लिपिड सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में सारे प्रोटीनिशियस हार्मोन, चाहे वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो, चाहे वो शॉर्ट पेप्टाइड हो, चाहे वो लॉन्ग पेप्टाइड हो, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीनिशियस हो, ऑल द प्रोटीनिशियस हार्मोन एक्सेप्ट थायरोक्सिन आर वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में एक तो प्रोटीनिशियस आ गए, है ना, वो याद रखें। और लिपिड सॉल्युबल में थायरोक्सिन को जरूर याद रखें, आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन लिपिड सॉल्युबल, होता प्रोटीनिशियस है, टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है तो प्रोटीनिशियस पर लिपिड सॉल्युबल। और जितने भी स्टेरॉइड होते हैं, जैसे एडिनल कॉर्टेक्स से जितने भी निकलते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, चाहे वो एल्डोस्टेरॉन हो, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, चाहे वो सेक्स हॉर्मोन्स हो। गॉनेट से जो निकल रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये भी स्टेरॉइड हैं। तो ये पता होना चाहिए कौन से वाटर सॉल्युबल हैं, कौन से लिपिड सॉल्युबल। यहाँ जो लिखा हुआ है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, ये वाटर सॉल्युबल है। स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल है। आइडोथायरोनिन लिपिड सॉल्युबल है एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाटर सॉल्युबल। वैसे तो थायरोक्सिन भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, पर एक्सेप्शनली याद रखेंगे वो वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा ना? अब हार्मोन सिर्फ और सिर्फ वहां काम करते हैं जहां पर उनके रिसेप्टर होते हैं। जब रिसेप्टर से हार्मोन बाइंड होता है तो उसे हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकता तो उसके रिसेप्टर हमेशा सरफेस पर होंगे। तो यहाँ ये जो चित्र दिया गया है ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन का है, क्योंकि आपको पता है बाइलिपिड लेयर होगी, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर तो नहीं जा सकता, और जब अंदर नहीं जा सकता तो उसके रिसेप्टर सरफेस पर ही होंगे। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर हमेशा सरफेस पर होते हैं। अब उसको अपना मैसेज तो अंदर पहुंचाना है, जब खुद नहीं जा सकता तो किसी और को भेजेगा। तो सबसे पहला मैसेज हार्मोन लाता है, इसलिए उसको कहते हैं प्राइमरी मैसेंजर। और किसी और को मैसेज लेकर अंदर भेजेगा, और जिसको भेजेगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी मैसेंजर। तो कंक्लूजन ये है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकते तो उसके रिसेप्टर हमेशा सरफेस पर होंगे, और जब खुद अंदर नहीं जा सकता तो हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। जैसे आप देख रहे हैं एफएसएच जो है ये ग्लाइकोप्रोटीनिशियस हार्मोन है, पिट्यूटरी से निकलता है, और पिट्यूटरी से निकलने वाले सारे वाटर सॉल्युबल हैं। और वाटर सॉल्युबल है, अंदर तो जा नहीं सकता तो उसके रिसेप्टर सरफेस पर है। रिसेप्टर से आकर जुड़ गया, बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर एनसीआरटी लिखा है कुछ रेस्पॉन्सेज होते हैं जिसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर बनता है। तो एनसीआरटी ने बस ये लिखा है कि कुछ रेस्पॉन्स होते हैं, अब क्या होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे कि जैसे हार्मोन यहाँ जुड़ता है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। एनसीआरटी का वर्ड है कुछ रेस्पॉन्सेज होते हैं जिससे सेकेंडरी मैसेंजर बनेंगे। तो वो रेस्पॉन्स क्या क्या होते हैं? ये जो रिसेप्टर होता है एक्चुअली इसके साथ एक प्रोटीन कपल्ड होता है, जी प्रोटीन। तो ये जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जैसे हार्मोन जुड़ता है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। इन टर्न वो यहाँ पर एक एंजाइम एक्टिवेट करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज। फिर ये एंजाइम जो है एटीपी को ब्रेक करता है, और उसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है, साइक्लिक एएमपी। तो सेकेंडरी मैसेंजर को बनाने की ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से रेस्पॉन्स वन। और जब सेकेंडरी मैसेंजर बन जाएगा तो ये कुछ करेगा, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? जैसे कि सेकेंडरी मैसेंजर जो है प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करता है। और प्रोटीन काइनेज वो होते हैं जो कि सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट इनएक्टिव एंजाइम्स का फॉस्फोरिलेशन करके उनको एक्टिवेट कर देंगे। और जब एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा,
वो प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव हेक्सोकाइनेज का फॉस्फोरिलेशन करके उसको एक्टिवेट कर देगा, और जैसे हेक्सोकाइनेज एक्टिवेट होगा ग्लाइकोलाइसिस इनिशिएट हो जाएगा। सुना होगा हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफोकेटोकाइनेज। और ग्लाइकोलाइसिस क्या है? एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो है ही सही। तो कंक्लूजन ये, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं जा सकता तो उसके रिसेप्टर हमेशा सरफेस पर होंगे, और जब खुद अंदर नहीं जा सकता तो हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करेगा। एग्जाम में ये फिगर भी आ चुका है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ए बी सी डी, है ना, आपको मिल जाएगा। ये लिपिड सॉल्युबल का है। लिपिड सॉल्युबल सीधे अंदर आ सकता है, और जब सीधे ही अंदर आ सकता है तो उसके रिसेप्टर सरफेस पर नहीं होंगे, रिसेप्टर हमेशा अंदर होंगे। या तो वो साइटोप्लाज्मिक हो सकते हैं या फिर इंट्रा न्यूक्लियर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर इंट्रा न्यूक्लियर दिखा रखे हैं, थायरोक्सिन के भी मोस्टली इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सीधे अंदर आ सकता है, तो रिसेप्टर बाहर क्यों लगाएंगे, सीधे अंदर आ जाओ, तो उसके रिसेप्टर अंदर होंगे, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर बनेगा, और ये सीधे जीनोम से आकर इंटरेक्ट कर जाता है और जीनोम को एक्टिवेट कर देगा। तो डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से नया प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन, और प्रोटीन बन गया यानी एंजाइम बन गया, और उस एंजाइम की वजह से कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन अंदर नहीं आ सकता तो रिसेप्टर सरफेस पर होंगे, और जब खुद अंदर नहीं आ सकता तो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू एक्शन शो करेगा। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन सीधे अंदर आ सकता है तो रिसेप्टर अंदर ही होंगे, और जब खुद ही अंदर आ सकता है तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करेगा। और एग्जांपल्स याद होने चाहिए, जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और एक और नाम लिखा होता है एस्ट्राडायोल एनसीईआरटी, और एक और याद रखेंगे थायरोक्सिन। तो सारे के सारे स्टेरॉइड प्लस थायरोक्सिन ये लिपिड सॉल्युबल हैं, तो ये उनका फिगर है। और प्रोटीनेशियस वाटर सॉल्युबल हार्मोन। पार्स डिस्टेलिस प्रोड्यूस 6 ट्रॉफिक हार्मोन्स। इसमें उन्होंने एमएसएच को इंक्लूड नहीं किया है। वैसे एमएसएच जो है वो पार्स इंटरमीडिया से बनता है एक्चुअली में, और हमारे अंदर पूछे तो एमएसएच हम पार्स डिस्टेलिस से ही रिलीज होता हुआ बताएंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, ये एम्ब्रायोनिक स्टेज की बात चल रही है। पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया यानी मिडिल पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बाकी वही सब बातें हैं बच्चों। पैराथायरॉयड, थायरोकैल्स्ट्रोनिक कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। थाइमोसिन जो है वो इम्यूनिटी को रेगुलेट कर रहा है। एडिनल मेडुला से इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अलर्टनेस बढ़ाते हैं, पिपल डायलेट होता है, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोचिनोलाइसिस ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़े, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस ताकि ब्लड में ग्लूकोज बढ़े। कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, इनमें से कौन सा है जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है? आंसर चल जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा परमानेंटली नहीं बनता है, पर प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं एक वर्ड लिखा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज मेलाइटस 2 टाइप का होता है। इंसुलिन की कमी से अगर हो तब तो वो टाइप 1 है, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब सेल के जो रिसेप्टर्स हैं वो कम हो जाए, तो चाहकर भी इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा, यानी सेल इंसुलिन के एक्शन के लिए रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहे हैं। इसमें एक बात लिखी हुई है कहीं ना कहीं, एंड्रोजन्स कहीं ना कहीं एरिथ्रोपोइसिस को भी स्टिमुलेट करते हैं, कहीं ना कहीं है इसमें। कहीं लिखा हुआ है कि एंड्रोजन्स के बारे में, कहाँ से बोल रहे हो, ऊपर से नीचे से? ओके, सेकंड में भेज देती हूँ। मुझे मिल नहीं रही है। ये तो ट्रेजर हंट हो गया ना, ढूंढते हैं किधर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, E21। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। हॉर्मोन्स स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। सिर्फ स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं, बनते नहीं है। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए फोटो आ जाता है और कर पूछ लेता है,
ये डायग्राम किसका है? वाटर सॉल्युबल हार्मोन का। तो जाहिर सी बात है ये स्टेरॉइड नहीं होगा, ये प्रोटीनेशियस हार्मोन होगा, और सेकेंडरी मैसेंजर तो जनरेट करेगा ही सही। मैंने आपका कहा था ये क्वेश्चन देखो, आर्टिफिशियल लाइट, वर्क टाइम को एक्सटेंड कर लो और स्लीप टाइम को रिड्यूस कर लो, तो कौन सी ग्लैंड की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी? पीनियल ग्लैंड, क्योंकि कहीं ना कहीं मेलेटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन लाइट के स्टिमुलस पर डिपेंड करता है, नेचुरल लाइट। ये देखो फिर से इंपॉर्टेंट, डायबिटीज मेलेटस यूरिन में किसकी प्रेजेंस से कैरेक्टराइज किया जाता है? ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया। यूरेमिया तो ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ जाना, वो तो किडनी फेलियर में देखने को मिलता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन। इजेक्शन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन कहीं ना कहीं जो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में भी पार्टिसिपेट करता है, तो मिल्क का इजेक्शन भी करवाता है, फीटस का इजेक्शन भी करवाता है ऑक्सीटोसिन। Which of the following conditions will stimulate parathyroid gland to release parathyroid hormone? कहा था पीटीएच और टीसीटी का रिलीज करना ब्लड के कैल्शियम पर डिपेंड करता है। पीटीएच का मकसद क्या है? ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना, तो वो कब निकलेगा? जब ब्लड में कैल्शियम कम हो चुका होगा, फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल। तो जब ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा तो पीटीएच का सिक्रेशन बढ़ता है, ताकि वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ा सके। ठीक है, हाँ, ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, कॉर्पस ल्यूटियम को भी तो कह सकते हैं, प्लेसेंटा को भी कह सकते हैं ना, कॉर्पस ल्यूटियम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? ये हमने पढ़ा था, एट रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, है ना। ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, पैराथाइड हो गया। स्टेरॉइड हार्मोन कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? तो स्टेरॉइड हार्मोन तो सीधे अंदर चले जाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करते। ये हो सकता है क्योंकि सीधे जीनोम से बाइंड हो जाते हैं, बाइंडिंग टू द डीएनए। मैच द कॉलम वेर इजी। इंसुलिन को मैच कर सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस के साथ, थायरोक्सिन को मैच कर सकते हैं गोइटर के साथ, कॉर्टिकॉइड्स को हम मैच कर सकते हैं एडिसन। कॉर्टिकॉइड्स में वो आ गए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल, और दोनों के हाइपोसिक्रेशन से एडिसन। ग्रोथ हार्मोन का हम कर सकते हैं एक्रोमेगाली। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, मेलेटोनिन, ये सब अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। ग्रेव्स डिजीज इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, तो हाइपर थायरोइडिज्म इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आज का सेशन यहीं पर बंद करते हैं बच्चों ना। जो लाइव टेलीकास्ट में हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर चुका हूं बच्चों, है ना। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? एंडोक्राइन सिस्टम में एनसीईआरटी को लेकर कंट्रोवर्सीज नहीं है, तो बस आपको स्टेटमेंट्स पता होंगे तो आपके मेन एग्जाम के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो लाइव टेलीकास्ट में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, आप लोग जिंदा हैं बच्चों? चलिए बच्चों, है ना, मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये जो 5 डेज का हमारा सेशन रहा, ये आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल जरूर रहा होगा। जो टारगेट था वो यही था कि एनसीईआरटी को, फिजियोलॉजी को जो है हम यहाँ पर कवर कर लें, तो हमने अपने लिमिटेड टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे जो है नंबर को यूज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट अल्टरनेट होता है एलन प्लस। तो व्हाट्सएप अगर भेज देंगे, अगर समझाने जैसा होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू समझा दूंगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको कॉल बैक करके समझा दूंगा, और कुल मिला के आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज के इस लेक्चर को यहीं पर टर्मिनेट करता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।